दोस्तों अब एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने रह चुके हैं, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि सर हमारी स्ट्रैटेजी आने वाले 3.5 महीने के लिए क्या होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रुप 1 आने वाले 3.5 महीनों में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को जरूर से दोस्तों एंड तक देखना है, ठीक है ना। चलिए तो सर हमने कहा कि क्या है हमारा आज का टॉपिक। तो मैंने कहा सर आज की क्लास में या आज की पाठशाला में हमारा सीए फाइनल ग्रुप 1 का 3.5 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सर आज हम जनवरी में हैं और जनवरी के लगभग 15 दिन निकल भी चुके हैं, ठीक है ना। तो टाइम टेबल वाली वीडियो भी आई होप आप लोगों ने देख लिया। अगर नहीं देखी है तो फटाफट से जाके टाइम टेबल वाली वीडियो भी आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने हाथ में उठाएंगे एफआर और ऑडिट का जिम्मा, ठीक है ना। तो एफआर और ऑडिट दोनों ही अच्छे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। तो एफआर और एएफएम का तो स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगा, सीए प्रीत सर आपको बता देंगे ऑडिट की क्या होने वाली है स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा सर हमें करना क्या है। तो मैंने कहा सर सबसे पहले अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक भी चालू नहीं करी है तो आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है ना, इसकी वीडियो भी मैंने बनाकर डाली हुई है सीए फाइनल ग्रूमिंग एजुकेशन के चैनल पर। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो फटाफट से वो भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो कौन कौन से हैं प्रायोरिटी चैप्टर, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं। यहां पर सारे तो चैप्टर्स मैंने नहीं लिखे हैं। जैसे हमारे पास यहां पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो मैंने कहा सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया सर, ठीक है ना, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ठीक है ना, जो कस्टमर्स के साथ रेवेन्यू होता है, और उसके बाद जितने भी हमारे एसेट बेस्ड इंडेक्सेस हैं आपको वो भी कर लेने हैं प्रायोरिटी चैप्टर्स में। तो बड़े चैप्टर्स जो स्कोरिंग है वो आपको सबसे पहले कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं। सर जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर हमको फोकस रखना है किन बातों पर, ऑन द कॉन्सेप्ट्स, और इसीलिए आपको मिनिमम 2 रीडिंग लगानी पड़ेगी हर इंडेक्स के लिए, ठीक है ना। तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो आपको मिनिमम 2 बार हर इंडेक्स को पढ़ना ही पड़ेगा और अपने टाइम को इसी अकॉर्डिंग मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सर इंडेक्स की रीडिंग का आपने बता दिया कि अब क्या करें। सर मैंने कहा जब हम इंडेक्स को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो आफ्टर रीडिंग जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे या क्वेश्चंस को करेंगे पहली बार, तो फर्स्ट टाइम में ही हमको क्या करना है, हमको मार्क करना है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझसे पहली बार में फर्स्ट टाइम में ही हुए नहीं, ठीक है ना। वहीं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम बचत करनी है। और उसी लिए आपको क्या करना है सर, जब भी आप क्वेश्चन करें और पहले अटेम्प्ट में ही अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ या आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ गई, उसको आप क्या करेंगे सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देंगे और एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इससे आपको क्या मदद मिलेगी, जब आप दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपने जो क्वेश्चन पहली बार में कर लिए वो करने की जरूरत नहीं है, दूसरी रीडिंग के साथ सिर्फ वो क्वेश्चन करने की जरूरत है जो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, है ना, ठीक है। तो हमें छोटा करना है ना सिलेबस, तो इसी तरीके से स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए सर टारगेट क्या है एफआर को कंप्लीट करने का, तो आपको बाय मैक्सिमम फरवरी एंड तक अपना एफआर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैंने टाइम थोड़ा यहां पर ज्यादा रखा है क्योंकि एफआर ज्यादा लेंदी है, ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको 2 रिडींग का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि फरवरी एंड तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है, मैंने कहा सर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि रिविजन जो है वो चलता रहेगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कब, मैंने कहा जब आपने एफआर कंप्लीट कर लिया है उसके बाद भी चलता रहेगा। और ये बात मैंने आपको जब टाइम टेबल वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था। और अगर आपने टाइम टेबल वाली वीडियो भी दोस्तों नहीं देखी है तो आपको फटाफट से जाकर इस वीडियो के बाद उस टाइम टेबल वाली वीडियो को भी देखना चाहिए, ठीक है ना। उससे आपको समझ में आएगा कि आपको अपना दिन कैसे स्ट्रक्चर करना है। चलिए सर अब हम आते हैं अपनी एक बार टाइमलाइन के ऊपर। सर आपने हमें बताया कि आप एफआर और ऑडिट शुरू करेंगे और इसको आपको जनवरी से लेकर कंटिन्यू करना है फरवरी तक। तो मैं यहां पे समझ रहा हूं कि सर हम ऑडिट
और FR लेके चल रहे हैं, जो हम फरवरी तक खत्म कर देंगे। तो हम देखते भी रह रहे हैं कि सर हमारा टाइमलाइन क्या कह रहा है। अभी भी हमारे पास मार्च और अप्रैल बचा हुआ है, ठीक है ना। और हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा बचा है सर, एक ही बच रहा है, AFM, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर अब आ गया मार्च। मार्च में हमें AFM और ऑडिट का कॉम्बिनेशन बना लेना है। अब सर ऑडिट तो आप करवा ही रहे हो ना, तो मैंने कहा सर स्ट्रैटेजी कौन बताएगा, सर CA प्रीत सर बताएंगे। तो उनकी स्ट्रैटेजी को आपको उसी अकॉर्डिंगली फॉलो करना है, इसलिए मैंने यहां पर उसका प्रोविजन ले लिया है, ठीक है ना। चलिए सर हमें कहां से स्टार्ट करना है, और अगर हमने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है AFM की, और जब हम मार्च में अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले किन चैप्टर्स पे फोकस रखेंगे। तो मैंने कहा सर सबसे पहले हमें स्कोरिंग चैप्टर्स के ऊपर अपना फोकस रखना है। और यहां पे मैंने क्रोनोलॉजी भी लिख दी है। तो प्रायोरिटी चैप्टर्स तो है ही, यहां पर मैंने इसकी क्रोनोलॉजी भी लिखी है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद में, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके बता दिया है। क्या क्या है सर वो, आइए मैं फटाफट से बताऊं आपको। सबसे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन है हमारे पास, ठीक है ना। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उसके बाद ये इंटरकनेक्टेड है इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है। फॉरेक्स थर्ड नंबर पे आपको करना है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर सिर्फ हम या तो इंडिया से बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या तो बाहर की कंट्री इंडिया में प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट कौन से हैं फिफ्थ नंबर पे, तो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स की जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपको यहां पर काम आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने एकदम सोच समझ के यहां पर क्रोनोलॉजी लिखी है। और लास्ट में जो प्रायोरिटी चैप्टर में मैंने बताया भी था, म्यूचुअल फंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5-5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही अटेम्प्ट में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। चलिए सर इसके बाद मैंने कहा इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने कहा सर हमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर शुरुआत से ही फोकस रखना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड MCQs जब आएंगे तो यही आप कॉन्सेप्ट्स आपको पार लगवाएंगे, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट्स आपको पार लगवाएंगे, 60 एग्जामिशन लाने में आपको बहुत मदद करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक। चलिए सर कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर कुछ कुछ चैप्टर्स में ना फॉर्मूला बहुत ज्यादा है। तो फॉर फॉर्मूला इंटेंसिव चैप्टर्स, ठीक है ना, क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं आपको। अपने हाथ से, ठीक है ना, ओन हैंडराइटिंग से, ओन हैंडराइटिंग से लिखा हुआ क्या बनाना है सर, आपको बनाना है एक फॉर्मूला शीट। जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप एक बार अपने हाथ से लिखेंगे और रिवीजन में उस शीट को हर दिन इंक्लूड करिए, ठीक है ना। जब तक आप AFM प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक हर दिन पढ़ने से पहले उस शीट को जरूर से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे हैं तो चैप्टर करने से पहले आप उस शीट को पढ़ लीजिए, उस सारे फॉर्मूलेस को एक बार पढ़ लीजिए। तब आप देखेंगे कि आपको फॉर्मूला याद करने की जो जरूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। और अगर कंसेप्ट भी क्लियर हो गया तो फॉर्मूला ऑलरेडी ईजी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से चलते हैं आगे। तो सर आपने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बता दी हैं, हमें तो लग रहा है सर बहुत ही आसान है पेपर निकालना। मैंने कहा हाँ जी दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ किस चीज का फर्क होता है सर, पर्सपेक्टिव का, अपनी टेक्निक को चेंज करने का जो फर्क है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर भी सर एक काम यही करना है कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनानी है, जरूर से बनानी है, जरूर से बनानी है, ठीक है। वही टेक्निक है कि पहली बार जो क्वेश्चन नहीं बने या सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ गई उनको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालेंगे, और जब रिवीजन करेंगे तो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है, जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको आपको नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब सर इसका टारगेट बता दीजिए। तो मैंने कहा सर टारगेट इसका यह है कि आपको इसको मैक्स टू मैक्स खत्म कर लेना है। कब तक, तो मार्च एंड तक आपको इसको खत्म कर लेना है, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा सर अब हमारा मार्च में AFM भी हो चुका होगा और ऑडिट भी कंप्लीट हो ही गया होगा। तो आते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर फिर से एक बारी, और यहां पर हम देखते हैं कि सर मार्च में हमारा AFM और जो ऑडिट का था ना वो भी हो चुका है। अब क्या बचा है, सिर्फ अप्रैल बचा है ना। सर अप्रैल में क्या करना है, मैंने कहा ये अप्रैल का भी बता देते हैं। तो मैंने कहा सर अब आ चुका है हमारे पास सामने अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में हमारा कोर फोकस क्या होने वाला है, रिवीजन के ऊपर। तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन हमें अप्रैल में कैरी आउट करना होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए हमारा कुछ भी पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है मार्च एंड तक, तो क्या हम उसको अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो मैंने कहा सर बफर टाइम है, यस आप उसको कर सकते हैं, बट कोशिश करना है कि मार्च एंड तक जो प्रिपरेशन वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाए और अप्रैल में आप सिर्फ फोकस रखेंगे रिवीजन के ऊपर, ठीक है ना।
चलिए, तो मैंने कहा सर रिवीजन के ऊपर फोकस रखना है अप्रैल में, ठीक है सर। मॉक टेस्ट कितने देने हैं, तो मैंने कहा सर मॉक टेस्ट हमको देने हैं मिनिमम 3 हर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो 3 मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे बड़ी साफ साफ शब्दों में हर चीज लिखी है सर। इसके बाद एएफएम की थ्योरी, ठीक है ना, तो जो हमने मार्च में नहीं करी थी, ठीक है ना, मार्च में मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शंस बताए थे, वो नहीं किया था हम लोगों ने, तो आप इसको यहाँ पे कर लीजिए कवर, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर यहाँ पर थ्योरी क्यों, मैंने कहा सर थ्योरी इसलिए क्योंकि थ्योरी पढ़िए, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करिए, और ऑडिट के अंदर भी तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अप्रैल में करना है। हाँ, तो मैंने कहा सर यहाँ पर हमें एएफएम की थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस करनी है और ऑडिटिंग की करनी है, ठीक है ना सर। एफआर में भी तो कभी कभी प्रोविजन ही लिखने को आ जाता है कि एज पर इंडेस ऐसा ऐसा करना है, तो कंक्लूजन आंसर करना है। मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, ये बात मैं जानता हूं कि एफआर में भी कभी कभी इस तरह आ जाता है, तो आप यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस में एफआर को भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है ना। अगर आपने फरवरी एंड तक में ही ये प्रैक्टिस कर ली है तो यहां पर फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो सिर्फ रिविजन ही करना है इंडियस का, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा सर इसके बाद क्या करें, मैंने कहा सर इसके बाद एक नोट, क्या नोट है ये, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हमने कहा कि सर अगर आपने अप्रैल को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया तो ये वो महीना है जो आपकी प्रिपरेशन को कन्वर्ट कर सकता है शॉर्ट सक्सेस के अंदर, शॉर्ट सक्सेस के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो अप्रैल का मिसयूज मत करिए, अप्रैल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करना है। अगर आप 100% दे रहे थे मार्च तक, तो 150% या 200% देना पड़ेगा अप्रैल के अंदर, सो दैट मई में जब पेपर आए और जब आप पेपर के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा रिकलेक्शन में, ठीक है ना। तो वहां पे टाइम लगता है, वो टाइम को ही रिड्यूस करता है ये अप्रैल का महीना, जहां पर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, मैंने कहा सर रिवीजन और मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। चलिए सर एक चीज और, कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं कि सर नोट्स बनाएं क्या। मैंने कहा दोस्तों ये नोट्स आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बनाना चाहें, क्या आपके पास उतना टाइम अवेलेबल है, क्या जो टाइम टेबल हमने बनाया है अपने लिए उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, क्या उसमें नोट्स बनाना संभव है भी या नहीं, तो ये आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा। यहां पर मैं कहूं अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि वो 1.5 दिन जो आपको मिलते हैं एग्जाम के बीच में, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो नोट्स जरूर से बनाइए, बट ये भी देखिए कि नोट्स की वजह से ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको ग्रुप 1 के एफआर और एएफएम की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है अगले 3.5 महीने की, ये मैंने आपको बता दिया है। अब सर तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए हमारी www.escholars.in के ऊपर सर सीए फाइनल ग्रुप 1 के एफआर और एएफएम के जो बैचेस हैं वो एकदम लाइव हो चुके हैं एट वेरी वेरी हाई कंटेंट क्वालिटी पे, और आईसीआई की मॉड्यूल के हिसाब से बनाया गया है। तो यहां पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फटाफट से वेबसाइट पे जाएंगे और अपने आप को इनमें एनरोल भी कर लेंगे, ठीक है। अब सर ये जो वेबसाइट की मैंने बात बता रहा हूं, ये इंडिया की फर्स्ट एआई बेस्ड एडटेक वेबसाइट है, तो इसमें जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही सुखद होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, फाइनल ऑडिट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे ऑडिट जैसे बड़े और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट को हम क्लियर कर सके। देखो सबसे पहला जो तुम्हारा टारगेट रहेगा दैट इज टू क्लियर कंप्लीट योर सिलेबस। ये आप करीबन 15 फरवरी तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दीजिए, जितना भी आपका बाकी है, कोई लेक्चर देखना बाकी है, कहीं से पढ़ना बाकी है तो उतना कंप्लीट करिए, या 15 फरवरी के आसपास की कोई डेट आपको अगर ठीक लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा रहेगा कि यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर। आपकी जो मेन मटीरियल है, आईसीआई का मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो वो, या फिर कोई दूसरी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो तो वो, आपके मेन मटीरियल से आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, समझना है, अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है। थोड़ा सा हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है, बाकी डीपली मेमोराइज अभी करने की जरूरत नहीं है, जब आप 2 बार रिवाइज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको करीबन लगेंगे 20 दिन एट द रेट ऑफ 5 आवर्स पर डे, क्योंकि अपने को पूरा दिन जो है वो ऑडिट कंप्लीट नहीं करना। ऑडिट पूरा दिन पढ़ोगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इससे बेटर है आप ऑडिट 5 आवर्स ही पढ़िए पर डे, सुबह 3 घंटा पढ़िए, शाम को 2 घंटा पढ़िए। इसके अलावा यू कैन
कपल इट विथ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, है ना, कोई एफआर कर लिया, एएफएम कर लिया साथ साथ में, तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, नाउ फर्स्ट रिवीजन जो रहेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज ऑल द एसेज फ्रॉम द नोट्स। देखो, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपने ऑलरेडी मेन मटेरियल से एक बार पढ़ लिया, अपने लेक्चर्स देख लिए, इंटर में भी आते थे, तो नाउ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को आप नोट से करोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। पर बाकी चैप्टर्स को आपको डेफिनेटली मेन बुक से करना है, क्योंकि अभी इसमें प्रिपरेशन बहुत बाकी है, ठीक है। मेन बुक से अपने ने बाकी चैप्टर्स पढ़ लिए, थोड़ा लर्न करने के हिसाब से अपने को पढ़ना है इसमें, ठीक है। नाउ उसके अलावा यू हैव टू सॉल्व 30 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज और 100 इंडिविजुअल एमसीक्यूज जो है हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद हम 2 फुल कोर्स वाली टेस्ट देंगे, जिससे हमें अपनी एक स्टैंडिंग पता चलेगी कि अभी तक मुझे कितना प्रिपेयर हुआ है। देखो, इसमें कम मार्क्स थोड़े बहुत आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी और रिवीजन बाकी है। इसमें आपको करीबन करीबन लगेंगे 12 डेज एट द रेट ऑफ 5 आवर्स पर डे, क्योंकि बाकी का टाइम आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करेंगे। नाउ सेकेंड रिवीजन जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, एसेज आप नोट से पढ़िए या समरी चार्ट से पढ़िए। आईसीआई की भी समरी चार्ट अवेलेबल है बीओएस पोर्टल में, या नोट्स आपको लगता है सफिशिएंट है, इनफ है, कंसाइज है, तो आप नोट्स से पढ़िए, ठीक है। एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल दी चैप्टर्स। आपके पास कोई रिवीजन बुक है, समरी नोट्स है, या फिर आपने हाईलाइट करके मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं बुक से, तो वहां से पढ़िए। बट सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड रिवीजन में एक्चुअली रहता है दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज एटसेट्रा। ये क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस तुम्हारा मेन हाईलाइट रहेगा यहाँ पे। क्यों? स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझ में आता है, बट दे आर नॉट एबल टू राइट दी आंसर्स बिकॉज उन्होंने कभी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। इसके बाद आप 30 और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है अलग और सॉल्व करिए, एंड 100 इंडिविजुअल एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में तुम 2 फुल कोर्स टेस्ट दोगे, जिससे तुम्हें अपनी फाइनल पोजीशन पता चलेगी कि हाँ, अब आई हैव रिवाइज्ड दिस मच और मैं यहां स्टैंड करता हूं, ठीक है। इसमें करीबन करीबन आपको 10 डेज लगेंगे एट द रेट ऑफ 6 आवर्स पर डे, क्योंकि अब लास्ट में आपको अपना जो पढ़ाई का जो एक स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। पढ़ाई की जो क्षमता है बढ़ानी पड़ेगी। एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडीज एवरी सिंगल डे आपको करना पड़ेगा, जिसमें से 6 आवर्स आप ऑडिट कर सकते हैं, 6 आवर्स आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर ऑडिट को 110% आप इस बार क्लियर कर पाएंगे। Thank you.